जय हिंद साथियों। जैसा कि पिछले क्लास में हमने कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा जो अधिनियम पारित किए गए, जो 1773 से लेकर 1853 तक हमने पढ़ा, और आज हम 1858 अर्थात ब्रिटिश क्राउन के अधीन जब लाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ईस्ट इंडिया कंपनी को वहीं समाप्त कर दिया गया 1858 के शासन अधिनियम के तहत। क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई भारत में, वो ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी, और उसी का मौका मिला जो ब्रिटिश सरकार ने अपने भारत के शासन को अपने हाथों में ले लिया, और वहीं से ताज का शासन अर्थात महारानी, जिसे ब्रिटिश सरकार में क्राउन कहा जाता था, इसे ताज कहें या क्राउन कहें, बात एक ही है। तो उसके तहत शासन को, ब्रिटिश भारत के शासन को लाया गया, और यहाँ से एक अलग विधान शुरू हुआ जो आगे हम पढ़ेंगे। तो इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। भारत शासन अधिनियम 1858, इसे क्राउन का शासन या ताज का शासन भी कहा जाता है। इसे एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसे एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब इस अधिनियम में जो प्रावधान किए गए उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि वो बेहद ज़रूरी है। क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, बीपीएससी हो चाहे बीपीएसएससी हो, दरोगा हो चाहे बिहार सीजीएल हो, किसी भी एग्ज़ाम में, बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में, इवन कि भारत के भी किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे। कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारत में, उसके शासन को समाप्त कर दिया गया। भारत का शासन महारानी के अधीन लाया गया। अब यहाँ भारत का शासन जो ब्रिटिश महारानी थी उसके अधीन कर दिया गया। और 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो द्वैध शासन अर्थात हमने पढ़ाया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो एक व्यापारिक मामले को देखता था और एक प्रशासनिक मामले को देखता था, यानी राजनीतिक, प्रशासनिक और नागरिक, ये सभी मामले देखता था, उसको समाप्त कर दिया गया। फिर यहाँ एक और प्रावधान किया गया। दूसरा पेज नहीं आ रहा सर। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अब यहाँ गवर्नर जनरल नहीं होगा, अब वायसराय कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत? 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अब यहाँ चीज़ें बदल गई। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। अब भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया, और भारत में ब्रिटिश सरकार के कामकाज को देखने के लिए राज सचिव के पद का भी सृजन किया गया। ठीक है। अब यहाँ तक हमने 1858 के बारे में जाना। अब हम 1861 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में जानेंगे, जो इस प्रकार है। विधि बनाने में भारतीयों को शामिल किया गया। विधि बनाने में भारतीयों को शामिल किया गया। वायसराय को आपातकाल में विधान परिषद के सलाह के बिना ही अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। जो जैसे कि अभी राष्ट्रपति और जो राज्यों में गवर्नर होता है, उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। लेकिन यहाँ विधान परिषद की अनुमति की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब जो होता है वो विधान परिषद अर्थात मंत्रिमंडल की सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है। वो अनुमोदन करता है, तभी अध्यादेश को आगे बढ़ाया जाता है। तो ये थी। इसके बाद
वायसराय को नए प्रांतों के गठन तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार दिया गया। प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। अर्थात जैसा कि अभी हमारे संविधान में अनुच्छेद 1 में दिया गया है कि संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है तथा उनके नाम एवं सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकती है। ठीक है, एक अनुच्छेद 1 से 5 तक में ऐसा प्रावधान किया गया है। तो उसी प्रकार हमने बताया ही कि संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ, उसके बारे में यही पृष्ठभूमि रही है जो भारतीयों को समझ में आया कि भारत का भी संविधान बनाया जा सकता है और उसके तहत भारत का शासन संचालित किया जा सकता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ अब 1892 का भारत पार्षद अधिनियम लाया गया। इसके तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। जैसा कि भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, उसी प्रकार उस समय जो भी निर्वाचन प्रणाली थी उसको अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत लाया गया। अब भारतीयों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई तथा सरकार से प्रश्न पूछने की भी शक्ति प्रदान की गई। उस समय जो बजट पारित होता था भारत के लिए, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया जाता था, तो उस पर अब भारत में भारतीयों को जो विधान परिषद था उसमें शामिल किया गया था और इस बजट पर बहस करने की शक्ति भी प्रदान की गई। अब धीरे धीरे इन लोग भारतीयों को भी शक्ति मिलने लगी और अधिकार दिया जाने लगा। तो यहाँ बजट पर बहस करने का शक्ति प्रदान किया गया तथा सरकार से प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। फिर हम 1909 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में जानेंगे, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ये मार्ले भारत राज्य सचिव था और मिंटो जो था ये भारत का वायसराय था। भारतीयों को वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल किया जाना शुरू हुआ, यानी कि वायसराय की जो कार्यपालिका परिषद थी उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाने का प्रावधान किया गया। और सबसे पहला भारतीय जो था वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था, जिसे विधि आयोग का सदस्य बनाया गया। ठीक है, तो पूछ देगा कि 1909 के अधिनियम के तहत किस भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल किया गया, तो सबसे प्रथम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। मुसलमानों के लिए, अभी यहाँ मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर अलग निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। अलग से निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। यहाँ उन लोगों को अलग मतलब चुनाव में शामिल किया जाने लगा। इसीलिए मिंटो को सांप्रदायिक प्रणाली का जनक माना जाता है, जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि मिंटो जो था वो सांप्रदायिक प्रणाली का जनक था। सांप्रदायिकता को वैधानिक मान्यता मिली। अब इसी अधिनियम के तहत सांप्रदायिकता को वैधानिक मान्यता मिली। अब हम जो 1919 का भारत पार्षद अधिनियम है उसके बारे में जानेंगे, जिसे मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्टेंगू जो था ये राज सचिव था और ये वायसराय था भारत का। इसी के तहत रॉलेट एक्ट पारित किया गया। आप सभी ने पढ़ा होगा इतिहास में, हिस्ट्री में, कि रॉलेट एक्ट 1919 में लाया गया और 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें लगभग बहुत सारे लोग मारे गए और इसका भारी विरोध हुआ। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। अब यहाँ प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किया गया, यानी कि वहाँ गवर्नर और विधान परिषद दोनों का मतलब
सरकार को शक्तियाँ दी गई, इसलिए द्वैध शासन वहाँ बना। द्वैध शासन 3 चरणों में बना। एक तो पहला रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में, जो इलाहाबाद की संधि के तहत बनाया गया। दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तहत बनाया गया। इसे 1858 के अधिनियम के द्वारा समाप्त भी कर दिया गया। अब यहाँ 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। अब इसके तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। 2 भागों में बांटा गया, एक हस्तांतरित विषय और दूसरा है आरक्षित विषय। इसका जो कार्यभार था, गवर्नर जो है, गवर्नर विधान परिषद की सहायता से करता था, और आरक्षित विषय पर गवर्नर जो है कार्यपालिका की सहायता से इस पर काम करता था। फिर यहाँ सांप्रदायिक आधार पर, जैसा कि हमने पढ़ा, सांप्रदायिक आधार पर सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीयों के लिए भी अलग निर्वाचन पद्धति को लाया गया। जैसा कि 1909 के भारत शासन अधिनियम में हमने देखा कि मुसलमानों के लिए अलग से सांप्रदायिक आधार पे निर्वाचन पद्धति लाई गई। उसी प्रकार फिर यहाँ सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीयों के लिए भी अलग निर्वाचन पद्धति को लाया गया। फिर आगे हम देखेंगे कि लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया। 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, क्योंकि ये लोक सेवा आयोग 1921 में ही इसका प्रस्ताव लाया गया था, और 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। फिर अब हम देखेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसका योगदान हमारे भारत के संविधान में सबसे अधिक है, उसके बारे में जानेंगे। इसको सबसे विस्तृत दस्तावेज के रूप में भी जाना जाता है ना। इसमें लगभग 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची को शामिल किया गया था। अब ये एक संविधान के रूप में ही स्थापित हुआ। सिर्फ इसमें प्रस्तावना का अभाव था, बाकी सब कुछ था इसमें, जो भारत के शासन के लिए मतलब संचालित करने के लिए काफ़ी था। और इसी को बाबा साहेब अम्बेडकर ने काफ़ी मतलब अधिनियम को कहिए या अनुच्छेदों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अब हम देखेंगे इसमें किए गए प्रावधान। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। अब यहाँ 1919 में जो प्रांत में द्वैध शासन लाया गया था, अब इसको समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लाया गया। प्रांत मतलब राज्य, तो अब केंद्र में द्वैध शासन को लाया गया। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई, यानी कि उसको अपने शासन संचालन में स्वतंत्रता दी गई। उसके बाद कुछ प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लाया गया। द्विसदनीय जैसा कि अभी है। लगभग 6 प्रांतों में बम्बई, मद्रास, बिहार, बंगाल, संयुक्त प्रांत जो अभी यूपी कहलाता है, संयुक्त प्रांत और असम, ये 6 राज्य हैं जहां द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। और वर्तमान में भी 6 राज्य बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश,
आंध्र प्रदेश में अभी लागू है। ये 6 राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था लागू है। द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब है कि विधानसभा और विधान परिषद, तो इन राज्यों में लागू है। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अब इस 1935 के अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1937 में ही बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा जो था, म्यांमार, जो अभी वर्तमान में उसको म्यांमार के नाम से जाना जाता है, उसको 1937 में ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। फिर 1937 में ही 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। अब यहाँ जो बंगाल 1911 में 12 में बंगाल को बिहार से अलग किया गया था, बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। फिर बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया 1936 में। ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना यानी रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। किसकी सिफारिश पर? हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई। कब? 1 अप्रैल 1935 को। ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। इसके प्रथम गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। स्मिथ नाम रखिए, याद रखिए, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब आता है हमारा भारत जब आज़ाद होता है तो उसके लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अब इसमें प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया गया और अविभाजित भारत को 2 भागों में विभाजन कर भारत और पाकिस्तान की स्थापना की गई। भारत और पाकिस्तान की स्थापना की गई। दोनों देशों को स्वतंत्र संविधान निर्माण का अधिकार दिया गया। कि बोला गया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा कहा गया कि आप लोग अपने लिए संविधान निर्माण कर सकते हैं। किसी भी देश के संविधान को आप अपना सकते हैं जो आपके हित में हो। किसी भी देश के संविधान अपनाने की अनुमति मिली। फिर ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई। अब यहाँ जो कॉमनवेल्थ है उसके तहत मतलब उससे भी अलग होने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। हालांकि भारत उससे अलग नहीं हुआ। संविधान बनने तक 1935 के अधिनियम ही लागू रहे। तो ये अब तक जो हमने संवैधानिक विकास के बारे में जाना और पढ़ा उसके बारे में था। इतने सारे अधिनियम लाए गए और अंततः भारत को स्वतंत्रता मिली और अपना संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू की, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।